हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 18 माय फैमिली एंड होम। स्टूडेंट, अगर लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको ईवीएस के सारे लेसन की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। माय फैमिली एंड होम। Write about your family including the number of people in your family and the occupation of your parents। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको आपके फैमिली के बारे में लिखना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, उनका ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम करते हैं, ये आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स है यहाँ पे। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। तो देखिए एक फैमिली क्या होती है, फैमिली में मदर होती है, फादर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। इन सम फैमिलीज देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स अल्सो। तो कुछ फैमिलीज ऐसे होती है कि उनमें ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी होती है। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में डिफर। तो हर एक फैमिली में सेम नंबर ऑफ पीपल होते हैं क्या? नहीं, किसी के फैमिली में 4 होते हैं, किसी के फैमिली में ज़्यादा होते हैं, किसी की फैमिली में कम होते हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली। वी आर बॉर्न इन अवर फैमिली, वी ग्रो अप इन अवर फैमिली, वी आर ब्रॉट अप बाय अवर पेरेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जन्म होता है हमारे फैमिली में। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, लाड प्यार से बढ़ाते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस, वो हमारी केयर करते हैं। इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे। तो देखिए हम लोग सिक्योर होते हैं कहाँ पे? हमारी फैमिली में। आवर फैमिली प्रोवाइड अस विथ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो हमारी फैमिली, हमारे फैमिली मेम्बर हमें खाना पीना, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली आल्सो टेक केयर ऑफ अस। तो सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये हमारी केयर करते हैं अच्छे से। देयर इज़ अफेक्शन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स, वी लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज ऑफ द लव एंड केयरिंग दैट वी गेट। फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। तो देखिए जो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक दूसरे के बीच क्या होता है, एक लव अफेक्शन होता है, एक दूसरे की हम केयर करते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, आपके मम्मी पापा होते हैं, आपके कितने केयर करते हैं, आप आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी केयर करते हैं। और जब भी डिफ़िकल्ट होती है कोई चीज़ तो हम लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। They try to see that no one suffer from any illness, but if we fall ill, our parents take care of us। तो देखिए हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा यही चीज़ देखते हैं कि हम लोगों को कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इनकेस हम लोग बीमार हो भी जाते हैं तो वो हमारी अच्छे से केयर करते हैं। स्मॉल फैमिलीज़ एंड बिग फैमिलीज़ क्या होती है ये हम देखेंगे। सम फैमिलीज कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रेन। तो देखिए कई सारी जो फैमिलीज होती है उनमें सिर्फ मदर और फादर होते हैं, उनका एक या एक से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं। सच फैमिलीज आर कॉल्ड स्मॉल फैमिलीज। तो यहाँ पे देखिए 4 ही मेंबर्स है तो इसको हम छोटी सी फैमिली कह सकते हैं, स्मॉल फैमिली कह सकते हैं। सम फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स। सच फैमिली आर कॉल्ड बिग फैमिलीज। तो बिग फैमिलीज में कौन आएंगे? तो ये सारे जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स से मदर फादर, हमारे पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन, तो इन सब के मिलके फैमिली मेम्बर्स होते यहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो इसे बिग फैमिली कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। आवर फैमिली इज लिंक विथ मेनी अदर रिलेटिव्स, आंट्स एंड अंकल्स फ्रॉम द मदर्स एंड फादर साइड। देयर चिल्ड्रन आर आल्सो रिलेटेड टू आवर फैमिली। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फैमिली होती है ये कई सारे रिलेटिव से जुड़ी होती है। जैसे कि हमारी जो मम्मी होती है उनकी बहन, तो हमारी आंटी जिसे हम मौसी कहते हैं, या फिर हमारे फादर होते हैं, फादर के जो भाई जिसे हम अंकल कहते हैं, उनकी वाइफ आंटी। तो ये सारे रिलेशन हमसे जुड़ जाते हैं। सच अ फैमिली इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो इस ऐसी जो फैमिली होती है, इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं तो ऐसे फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। आवर फैमिली गेट्स एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो ये जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन है तो उनके कारण हमारी फैमिली एक्सटेंड होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको समझ में आएगा। Members of an extended family may not live in one house, but there is love and affection between them. They meet each other on several occasions। तो देखिए एक्सटेंडेड फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि सारे जो आपके अंकल आंटी है, आपकी मौसी है, ये सब एक ही जगह पे नहीं रहते हैं। लेकिन जब कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है आपके घर पे, तो इस टाइम या फिर कभी वेकेशंस होते हैं तो ऐसे जगह पे आप क्या करते हो, एक दूसरे को मिल पाते हो। हु आर द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये आपको लिखना होगा कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कौन से मेंबर्स होते हैं। हाउ आर यू रिलेटेड टू देम। ऑन व्हाट ओकेजन डू द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा तो आप आपका आंसर लिख सकते हो।
अ फैमिली ट्री क्या होता है? रेहाना हु इज़ इन द थर्ड स्टैंडर्ड वॉज लुकिंग एट अ फोटो एल्बम ऑफ द पीपल इन हर हाउस. While looking at snapshots of birthday and weddings, she found some familiar faces, but some of the faces were unfamiliar. तो देखिए यहाँ पे रेहाना जो थर्ड स्टैंडर्ड की लड़की है, तो इसने कुछ जो स्नैपशॉट्स होते हैं बर्थडे के, वेडिंग्स के, वो उसने देख लिए, जिसमें उसके कुछ जो फेसेस है, कुछ जो लोग हैं उसे फैमिलियर लगते हैं, जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन कुछ जो है उसे पहचान में नहीं आते हैं. सम फेसेस अपीयर्ड अगेन एंड अगेन इन द एल्बम. और जैसे जैसे वो एल्बम देखती है तो कई सारे जो फेसेस है अगेन अगेन आप उसे मतलब वहाँ पे दिख रहे हैं. रेहाना आस्क्ड हर मदर हु आर ऑल दीज पीपल. हर मदर सेड दे आर ऑल आवर रिलेटिव्स. तो रेहाना अपनी मम्मी से पूछती है कि ये सारे लोग कौन हैं. तो उसकी मम्मा वहाँ पे जवाब देती है कि ये हमारे रिलेटिव्स है. योर आंट्स, अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यू कैन सी देम ऑल इन दिस फोटो. तो वहाँ पे उसकी मम्मा ये आंसर देती है कि उसके आंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट जो है यही वहाँ फ़ोटो में उसे दिख रहे हैं. रेहाना आस्क हर मदर टू एक्सप्लेन इट टू हर इन डिटेल. तो रेहाना उसकी मम्मी को ये बोलती है कि ये सारी चीज़ें आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो. तो रेहानाज मदर देन ड्रू अ डायग्राम फॉर हर. तो उसे अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती है उसकी मम्मा. तो कैसे, तो देखिए, तो जो फैमिली ट्री दिया है तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. फिर इनके बच्चे मतलब रेहाना के फादर. यहाँ पे रेहाना के फादर है. ये अंकल जो रेहाना के अंकल है ये रेहाना के फादर के भाई है. और ये जो है उनकी बहन है जो कि रेहाना की कौन लगेगी? बुआ लगेगी. और ये जो अंकल है उसके चाचा लगेगी. यहाँ पे है ये रेहाना की मदर है. और यहाँ पे रेहाना जो उनकी बच्ची है, और सलीम ये उसका रेहाना का भाई होगा. और ये जो अंकल है उनकी जो वाइफ होगी वो रेहाना की आंटी होगी. और ये साहिल और सानिया जो है ये उसके कज़िन होगी. तो इस तरीके का एक फैमिली ट्री होता है. जैसे कि बच्चों आपके भी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके मदर फादर है, उनके भाई बहन, उनके बच्चे. तो ऐसा हमारा फैमिली ट्री होता है. In a family, generations follow one after the other over a period of time. They can be shown on the family tree. तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री के ऊपर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर है, उनको दिखा सकते हैं. ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. तो आपकी फैमिली ट्री जो है आप ड्रॉ कर सकते हो आपके पेरेंट्स के हेल्प से, मदद से. चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम. तो कौन से चेंजेस होते हैं? द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज बाय. एट वन टाइम ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, पेरेंट्स, सिबलिंग एंड कजिन. तो देखिए सिबलिंग का मीनिंग जो होता है ब्रदर सिस्टर जो होते हैं आपके घर में, आप हो, आपके ब्रदर सिस्टर, तो आप क्या है? सिबलिंग्स है. कज़िन मतलब आपके अंकल आंट है, उनके जो बच्चे हैं वो आपके भाई बहन होते हैं, तो उन्हें कज़िन कहा जाता है. ऑल लिव टुगेदर एंड फॉर्म वन बिग फैमिली. दिस वॉज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. तो ऐसे सब लोग जब एक साथ में रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है. व्हेन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मूव अवे बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स और ऑक्यूपेशन, दे स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, फॉर्मिंग डिफरेंट फैमिलीज. तो देखिए अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो उसमें जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे सिटी में जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं. तो यहाँ पे अलग से फैमिलीज उनकी बन जाती है. सच स्मॉलर फैमिलीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. तो ऐसे अगर कोई एक वहाँ पे रहने के लिए जाएगा और उनके जो बच्चे हैं उनके साथ रहेंगे तो एक छोटी सी फैमिली बन जाती है, तो उसे न्यूक्लियर फैमिलीज कहा जाता है. द फैमिली सिस्टम हैज़ चेंज इन दिस वे. तो इस तरीके से अभी जो फैमिली सिस्टम है ये चेंज होता गया है. अवर हाउस होल्ड चोर्स मतलब जो घर के हमारे काम होते हैं. ओनली वन पर्सन इज़ वर्किंग. जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मदर है यही अकेली काम करती है. एवरी पर्सन इन द हाउस इज़ वर्किंग. अगर सब लोग साथ में काम करते हैं घर में तो हमारी हेल्प हो जाती है अच्छे से. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ चोर्स दैट आर डन इन योर हाउस. तो आपके घर में कौन से काम होते हैं इसका आप लिस्ट बना सकते हो. हु डज दिस चोर्स इन योर हाउस. तो ये जो सारे काम है कौन करता है. विच ऑफ द चोर्स डू यू लाइक टू डू. तो कौन से काम है जो आपको करना अच्छा लगेगा. डू यू डू ईच अदर्स चोर्स. तो एक दूसरे के काम आप करते हो क्या. तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको ही देने होंगे. स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर चोर्स दैट नीड टू बी डन इन अ फैमिली एवरी डे. तो देखिए जैसे कि घर में पानी भर के रखना, खाना बनाना या फिर कपड़े बर्तन इनको क्लीन करना, ये तो रोज़ के ही काम होते हैं, हर घर में फैमिली को करने ही होते हैं. फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स आर ऑफन सेलिब्रेटेड इन द हाउस. वी हैव टू वेलकम एंड एंटरिंग गेस्ट. तो देखिए जो फंक्शंस होते हैं, कभी कोई फेस्टिवल होता है तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, हमारे हाउस को अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि गेस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनका वेलकम भी अच्छे से करना होता है. द एल्डरली पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल अटेंशन. वी शुड केयर फॉर देयर हेल्थ. तो देखिए जैसे कि हमारे घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनकी केयर करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, उनकी हेल्थ की केयर करना. देयर आर मेनी हाउस होल्ड चोर्स विच मस्ट बी शेयर
बाय एवरीवन। अगर हम लोग जो घर के काम होते हैं अगर सब लोग शेयर करके मिलजुल के करते हैं तो ईजिली हो जाता है। इफ़ एवरीवन इन अ फैमिली शेयर्स द वर्क नो वन हैज़ टू बियर द बर्डन अलोन। तो देखिए अगर मदर अकेली काम करेगी तो सारा काम करने का बर्डन जो है उस मदर के ऊपर अकेले के ऊपर आ जाएगा। Each chores is important and family members do the chores with love and affection. We should be grateful for that. तो देखिए तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जैसे कि छोटे छोटे काम अगर आप खुद के कर सकते हो तो करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। Keeping the house clean and beautiful. Make a list of all the things that need to be done to keep the house clean and tidy. तो देखिए अगर हमें घर को हमारे क्लीन रखना है, टाइडी रखना है, तो उसके लिए जो चीज़ें लगेगी, जो ज़रूरत होती है चीज़ों की, उसकी लिस्ट आप बनाओगे। उसके बाद देखिए आपको 2 पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पे, अ टाइडी हाउस एंड लिटर्ड हाउस। राइट डाउन द डिफरेंसेस दैट यू सी बिटवीन द 2 पिक्चर्स अबव। तो ये जो आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं, टाइडी हाउस एंड लिटर्ड हाउस, तो इसमें आपको डिफरेंसेस क्या दिख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको जो दिख रहा है कि टाइडी हाउस यहाँ पे हर एक चीज़ जगह पे रखी है और ठीक से रखी हुई है और घर पूरा क्लीन दिख रहा है। अगर सेकेंड आप देखोगे लिटर मतलब गंदा दिख रहा है सब कुछ आपको, कि टॉयज़ पड़े हुए हैं, बुक्स यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, ज़मीन के ऊपर, टेबल के ऊपर, कपड़े भी सोफे के ऊपर, यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने हैं और बताने हैं। A clean and tidy house is pleasing. If there is a mess everywhere, no one can find their things on time. तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप भी ऐसे करते हो, आपके बुक्स कहीं पर भी आप रख देते हो और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका बुक भी आपको नहीं मिलता है, आपका कंपास बॉक्स, पेंसिल कुछ भी जगह पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारी जो सारी चीज़ें होती है जगह पे अच्छे से रखना ज़रूरी होता है। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन द फैमिली। तो हमारे घर को क्लीन रखना, टाइडी रखना, ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फिर सिर्फ हमारे मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक इंसान की जो घर में रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इन अराउंड। अगर कोई ख़राब हुई चीज़ है तो उसे डस्टबिन में फेंकिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, दिस विल हेल्प द कीप एनवायरनमेंट क्लीन। अगर आपके घर का जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, तो उसे घर के बाहर मत फेंकिए, जहाँ पे डस्टबिन होते हैं वहाँ पे डालिए। अगर हम लोग बाहर ऐसे ही कचरा अगर नहीं फेंकते तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ये भी साफ़ सुथरा रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेटेड एंड पुट इनटू सेपरेट बिन्स। तो देखिए घर का जो गीला कचरा और सूखा कचरा होता है उसके लिए सेपरेट बिन्स रखिए। वेट गार्बेज इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग मैन्योर। तो जो गीला कचरा होता है किचन का जो निकलता है तो उससे मैन्योर बनता है। और पेपर, ग्लास, मेटल जो होते हैं तो इसको आइडेंटिफाई करना और रिसाइकल करना ईजी हो जाता है अगर इसके लिए हम वेट और ड्राई गार्बेज के लिए अलग अलग बिन्स रखते हैं तो। The use of electronic devices like mobile, CDs, DVDs, pen drives and computers has increased greatly. When these things are damaged, they become useless. This gives rise to e-waste. The disposal of e-waste is a big problem. तो देखिए आजकल सारे लोग मोबाइल्स यूज़ करने लगे, कंप्यूटर्स यूज़ करने लगे, तो उसके साथ साथ CDs, DVDs भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह। तो जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग उसे फेंक देते हैं। तो ये जो कचरा होता है जैसे कि ख़राब मोबाइल, CDs, DVD, तो इसे ई-वेस्ट कहा जाता है, जिसको डिस्पोज नहीं किया जाता है और जिसके कारण एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम से काफ़ी बढ़ते हैं। डेकोरेटिंग द हाउस, तो हमारे घर की जो सजावट हम बोलते हैं तो ये कैसे होती है। गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस। अगर आपको घर को सजाना है, डेकोरेट करना है, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से आपको घर को डेकोरेट करना है। आस्क अडल्ट टू हेल्प विद दोज थिंग दैट यू कैन नॉट डू योर सेल्फ। तो आप यहाँ पे बड़े लोगों की भी मदद ले सकते हो। व्हाट मटेरियल हैव यू यूज़ फॉर द डेकोरेशन, और डेकोरेशन करने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे ये भी आपको पहले डिस्कस करना होगा। In the list of material given below, put a cross wrong against those materials that should not be used as far as possible. Explain why they should not be used. तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गए हैं मटेरियल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे कौन से मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, रॉन्ग लिखना है वहाँ पे। तो फ्लावर्स है, थर्मोकॉल, प्लास्टिक, पेपर, रंगोली, केमिकल कलर्स। तो ये ईजी है, आप लोग भी ईजिली कर सकते हो। वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम लोग फेस्टिवल्स क्यों, जो त्यौहार है क्यों मनाते हैं। व्हाट आर अवर फेस्टिवल्स लिंक विथ, तो फेस्टिवल्स का क्या लिंक होता है हमारे साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये है बैल पोला। जैसे कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, ये लोग ये मनाते हैं महाराष्ट्र में बैल पोला। तो इस दिन जो बैल होते हैं ये खेती का पूरा काम करते हैं, तो इस दिन उनको पूरा आराम होता है।
उन्हें अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उनके लिए अच्छा खाना वगैरह उसे खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है इस दिन। We celebrate many festivals in the family. In the same way, different kinds of festivals are celebrated in different regions of the country. Agriculture is the main occupation in our country. Many of our festivals are related to एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे फैमिली में हम कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और हमारे देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो होता है ये हमारे कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हमारे जो फेस्टिवल्स है मोस्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो कैसे? होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। तो जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो होली फेस्टिवल आता है। इन पंजाब बैसाखी सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम। तो जब खेती हार्वेस्ट होती है या फिर जब फसल अच्छी आती है तब पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बैल पोला व्हेन द सोविंग ऑफ द क्रॉप्स इज ओवर। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड। वाइल इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम। तो देखिए अलग अलग जो फेस्टिवल्स है यहाँ पे अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म प्रोड्यूस इज रेडी। तो जब फार्म में जो क्रॉप्स होते हैं ये प्रोड्यूस जब ये रेडी हो जाते हैं तब भी हम लोग दशहरा, दिवाली, गुड़ी पड़वा ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उससे ये फेस्टिवल जो है इनका लिंक जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान ईद, क्रिसमस एंड पतेती आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। वॉट आर द फेस्टिवल ऑल इंडियंस टेक पार्ट इन देम हैप्पीली एंड विश वन अनदर वेल। तो फेस्टिवल के दिन हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को विश करते हैं और अच्छे से खुश होकर हम इनको मनाते भी हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स। All citizens celebrate them. India gained independence from the British on 15th August 1947। तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15th अगस्त को। Hence that day is celebrated as a Independence Day. The Indian Constitution came into effect from the 26th of January 1950. So this day is known as Republic Day. तो ये दो जो आपको दिन दिए गए हैं इनको अच्छे से आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। ब्रिटिश जो लोगों ने यहाँ पे राज किया था हमारे इंडिया के ऊपर उनसे हम यहाँ पे स्वतंत्र हो चुके थे, इसके लिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी ये एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू की गई थी हमारे देश के लिए। तो ये रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं आपको पता ही है कि स्कूल में फ्लैग होस्टिंग वगैरह होता है, राष्ट्रगीत बोला जाता है, देशभक्ति के जो गीत होते हैं उनको भी गाया जाता है। पिक्चर में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो फेस्टिवल्स क्या करते हैं? लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोज। तो एक साथ आके हंसी खुशी से रहने की जो चीज़ होती है ये अच्छे से ग्रो हो पाती है। फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांसेस, रंगोलीज, गेम्स, कॉम्पिटिशन एंड रेसेस। This gives us joy. While celebrating festivals, we must take care नॉट टू हार्म दी एनवायरनमेंट। तो जब हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं तो काफ़ी हम लोगों को खुशी होती है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफ़र इफ़ म्यूज़िक इज़ प्लेड टू लाउडली, लाउड नॉइज़ कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। तो देखिए जब फेस्टिवल्स होते हैं तो कई सारे लोग गाने बजाते हैं, डांस करते हैं, तो उस टाइम म्यूज़िक जो है काफ़ी लाउड बजाया जाता है, जिसके कारण जो छोटे बच्चे हैं या फिर ओल्ड पीपल होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है और नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ता है, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट और हम सभी को नुकसान हो सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। India has several Adivasi tribes. The Warli tribes lives in Thane district. In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate a family festival called कोली भाजी। तो देखिए जो हमारे इंडिया में कई सारे आदिवासी ट्राइब्स जाति जमातियाँ हैं, जिसमें कि वारली जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इनका एक फेस्टिवल है कि जब मानसून स्टार्ट होता है तो ये कोली भाजी करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है ये फेस्टिवल? Koli is a wild plant that is used as a vegetable. This plant grows after the rains begin. Family members go out into the surroundings and collect fresh tender koli, and the vegetable is cooked and one offering is placed before the gods. Then all the members of the family eat together. तो क्या फेस्टिवल होता है? कोली नाम का एक वाइल्ड प्लांट होता है, एक घास होती है एक तरीके की, जिसे एज अ वेजिटेबल्स लोग खाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं?
जब भी उनका फेस्टिवल होता है तो फैमिली के सारे मेंबर एक साथ मिलके उनके घर के बाहर जाके इस जो वेजिटेबल है, जो प्लांट है, उसको कलेक्ट करके घर पे लाते हैं, उसे कुक करते हैं, उससे सब्जियां खाना बनाते हैं और ख़ुद खाने से पहले भगवान को क्या करते हैं वो दिखाते हैं, भगवान को दिया जाता है और उसके बाद फिर फैमिली के मेंबर एक साथ में आके उसे खाते हैं। इसे ही कोली भाजी ये फेस्टिवल कहा जाता है। Makar Sankranti is a festival celebrated in winter. On this day, friends and relatives give each other तिल गुल, सिसम एंड जागरी। तो आप सबको पता ही होगा मकर संक्रांति हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विंटर में। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है एक दूसरे को, तिल गुल दिया जाता है, सिसम मतलब तिल और जागरी मतलब गुड़। तो तिल गुल के बने हुए लड्डू भी दिए जाते हैं एक दूसरे को। सिसम इज़ एन इम्पोर्टेंट विंटर क्रॉप। तो विंटर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है सिसम, जिसे हम तिल कहते हैं। तो सिसम इज़ ए गुड फूड फॉर विंटर एज इट हेल्प्स टू कीप अस वार्म। तो तिल सिसम जो है ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए विंटर में, जैसे कि ठंडी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के लिए वार्म गर्मी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हमें तिल के लड्डू या फिर तिल खानी चाहिए। इसके लिए ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है और तिल गुल खाया जाता है। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे। फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि स्मॉल फैमिलीज होती है, बिग फैमिलीज होती है, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है। अ फैमिली ट्री शोज सेवरल जनरेशन ऑफ पीपल, एवरी हाउस होल्ड चोर्स इज इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। तो ये सारी चीज़ें हमने लेसन में ऑलरेडी डिस्कस की है। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, जो हमने अभी देखा। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। एंड फेस्टिवल इंक्रीज हमारी जो फीलिंग्स होती है, टुगेदरनेस होती है, ये बढ़ती है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड। तो इसीलिए हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं ताकि सारे लोग एक साथ आके अच्छे से रहे और एक अच्छी बॉन्डिंग उनमें बन पाए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।